हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैनल बैंकिंग डाइजेस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। बैंकिंग नॉलेज के क्षेत्र में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बहुत खास महत्व है। यह वीडियो जेआईबी एग्जामिनेशन, सीआईबी एग्जामिनेशन, बैंक पीओ तथा बैंक प्रमोशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। धन्यवाद। रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक को अपने एडवांस का एक निश्चित प्रतिशत प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करना होता है। उसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण कहते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसे या तो अब तक बैंकों से पर्याप्त ऋण सुविधा नहीं मिल पाया है या जिस क्षेत्र के विकास का सीधा संबंध भारत के सर्वांगीण विकास से है। अर्थात प्राथमिकता क्षेत्र के विकास के बिना समग्र देश का विकास संभव नहीं है। सर्वप्रथम नेशनल क्रेडिट काउंसिल की स्थापना 1967 में किया गया और 1968 की मीटिंग में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की चर्चा की गई। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवा को जन जन तक पहुंचाना था एवं ग्रामीण स्तर तक हर एक नागरिक को बैंक से ऋण उपलब्ध कराना था। 1972 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के फॉर्मुलाइज किया गया और यह निर्णय लिया गया कि बैंक अपने टोटल एडवांसेज का 1/3 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 1974 से 1979 तक बढ़ाएगा। मार्च 1985 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट 40% कर दिया गया। एमबी नायर कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार 2012 में बदलाव किया गया। पहले फॉरेन बैंक का टारगेट 32% था। 2012 में फॉरेन बैंक को 2 भाग में बांट दिया गया, जिसका एक वो भाग जिसका भारत में 20 से कम शाखा है और दूसरा भारत में 20 और उससे अधिक शाखा वाले बैंक। 20 से अधिक शाखा वाले फॉरेन बैंक को भी 2018 तक 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लक्ष्य दिया गया। 23/4/2015 में आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट क्या है? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिसका 20 या उससे अधिक शाखा भारत में है, उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट है 40% ऑफ एनबीसी और क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर व्हिचएवर इज हायर। इन दोनों में जो भी ज्यादा होगा। फॉरेन बैंक जिसका भारत में 20 से कम शाखा है, उसे भी फेज मैनर में 40% ऑफ एनबीसी का लक्ष्य 2020 तक प्राप्त करना है। फॉरेन बैंक जिसका भारत में 20 और उससे अधिक शाखा है, उसे 1/4/13 से 31/3/18 तक 40% ऑफ एनबीसी का लक्ष्य प्राप्त करना था। आरआरबी को पहले 60% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट था, जिसे 1/1/2016 से बढ़ा करके 75% कर दिया गया। 2015 से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 3 नए सेक्टर को जोड़ा गया। रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 सेक्टर तो जोड़ा ही गया। साथ ही साथ पहले केवल माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आते थे। मीडियम इंटरप्राइजेज को पहली बार प्रायोरिटी सेक्टर में 2015 से जोड़ा गया। एएनबीसी एएनबीसी अर्थात एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है? किसी बैंक के 31 मार्च के फॉर्म ए अर्थात बैलेंस शीट स्टेटमेंट में दर्शाए गए क्रेडिट में बिल रीडिस्काउंटेड बाय आरबीआई को माइनस किया जाए तो उसे नेट बैंक क्रेडिट का। नेट बैंक क्रेडिट में टेबल के अनुसार एडजस्टमेंट कर एएनबीसी निकाला जाता है। और दूसरा शब्द है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। यह बैलेंस शीट का वो भाग है जो बैंक के एसेट या लायबिलिटी का आज के डेट में हिस्सा नहीं है। भविष्य में यह लायबिलिटी हो भी सकता है या नहीं भी। यह बैलेंस शीट के फुटनोट में लिखा जाता है। इसे कंटिजेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट ऑफ बैलेंस शीट का एग्जाम्पल है। फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेज इन इंडिया को 2016 से हर साल 2% बढ़ाकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लक्ष्य 40% 2020 तक प्राप्त करना है। टारगेट अंडर एग्रीकल्चर एडवांसेज। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक
20 और मोर ब्रांच इन इंडिया को 40% प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के साथ साथ 18% ऑफ एनबीसी के एग्रीकल्चर एडवांस का सब टारगेट भी अचीव करना होता है। 18% के एग्रीकल्चर टारगेट के साथ साथ कम से कम 8% लेंडिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को करना जरूरी है। फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेज को कोई भी सब टारगेट नहीं दिया गया है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 8% लेंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के कैलकुलेशन में निम्नलिखित ऋण आते हैं। पहला, मार्जिनल फार्मर, जिस किसान का लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर तक होता है उसे मार्जिनल फार्मर कहते हैं। स्मॉल फार्मर, जिसका लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच होता है उसे स्मॉल फार्मर कहा गया है। इसके अलावा लैंडलेस लेबर, टेनेंट फार्मर और एसएचजी, जेएलजी जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं को भी दिया गया ऋण स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का हिस्सा होता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एवं कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके 75% मेंबर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, उन सभी को दिए गए ऋण स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का हिस्सा होता है। एग्रीकल्चर एडवांसेज, एग्रीकल्चर एडवांसेज अनेक कैटेगरी में बांटा गया है। इंडिविजुअल फार्मर, एसएचजी और जेएलजी को दिए गए निम्नलिखित ऋण प्रायोरिटी सेक्टर और एग्रीकल्चर का पार्ट माना गया है। पहला, शॉर्ट टर्म लोन फॉर रेजिंग क्रॉप्स, दैट इज क्रॉप लोन। दूसरा, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के लिए दिए गए किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के एलाइड एक्टिविटी जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी, पिगरी, गोट्री, सभी एक्टिविटी इसमें एग्रीकल्चर एडवांसेज कहलाएगा। प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटी के लिए फार्मर को दिए गए ऋण। फार्म प्रोड्यूस को अगर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है तो उसके वेयर हाउस रिसीट को प्लेज कर 50 लाख प्रति फार्मर लोन, जो मैक्सिमम 12 महीना के लिए दिया जाता है, एग्रीकल्चर तथा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। केसीसी के अंतर्गत दिए गए ऋण, वैसा फार्मर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर या साहूकार से ऋण लिया है और उसे चुका नहीं पाया है, वैसे डिस्ट्रेस फार्मर को दिए गए ऋण। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर पर्पज से जमीन खरीदने हेतु अगर कोई ऋण लेते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर एडवांसेज कहलाता है। कॉर्पोरेट फार्मर, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म्स इत्यादि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी से जुड़े हैं तो 2 करोड़ तक का निम्नलिखित ऋण एग्रीकल्चर लेंडिंग कहलाता है। क्रॉप लोन, हॉर्टिकल्चर एंड लोन टू एलाइड एक्टिविटी हेतु सभी ऋण। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। प्री एंड पोस्ट एक्टिविटी के लिए ऋण। 50 लाख पर बोरोवर लोन अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन नया जोड़ा गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 करोड़ तक के दिए गए ऋण प्रायोरिटी सेक्टर और एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। भारत में प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी के अभाव में बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बर्बाद हो जाता है। स्टोरेज फैसिलिटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के द्वारा ही भारत में कृषि क्षेत्र में तरक्की संभव है। वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज और मार्केट यार्ड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्टोर करने के लिए कहीं भी बनाया जाता है तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है। सॉइल कंजर्वेशन, वाटर डेवलपमेंट, प्लांट टिश्यू कल्चर, एग्री बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि में 100 करोड़ तक के लोन एग्रीकल्चर और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहलाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंसिलरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंसिलरी एक्टिविटी के अंतर्गत निम्नांकित ऋण एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहलाएगा। कॉर्पोरेट सोसाइटी को ऑन लेंडिंग करने हेतु फार्मर्स को देने हेतु 5 करोड़ तक का ऋण। फाइनेंस टू एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑन लेंडिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ऋण देने हेतु कोई भी लोन देते हैं तो एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बर्बाद होने से बचाया जा सकता है, साथ ही फार्मर को उसका उचित मूल्य भी प्राप्त होगा।
इसी कारण फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को 100 करोड़ रुपया तक का ऋण एग्रीकल्चर और प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आएगा। पैक्स, एफएसएस, लैंप्स जैसे संस्था को ऑन लेंडिंग टू एग्रीकल्चर के लिए दिया गया ऋण एग्रीकल्चर एंसिलरी एक्टिविटी का पार्ट होता है। साथ ही साथ आरआईडीएफ में रखे गए डिपॉजिट जो प्राइवेट सेक्टर शॉर्टफॉल का हिस्सा है, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग कहलाएगा। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, पहले केवल माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता था। 2015 से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों एक्टिविटी के लिए दिए गए सभी लोन प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का पार्ट होता है। आरबीआई ने मार्च 2018 से एमएसएमई फिनांस के अंतर्गत सभी कैप को खत्म कर दिया है। अब सभी ऋण जो एमएसएमई के अंतर्गत कैटेगराइज्ड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ लिमिट प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। सब टारगेट ऑफ एमएसएमई के रूप में 7.5% ऑफ एनबीसी केवल माइक्रो एंटरप्राइजेज का टारगेट दिया गया है। फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेज के लिए अलग से कोई टारगेट नहीं है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज के अंतर्गत सभी ऋण माइक्रो एंटरप्राइजेज में क्लासिफाई किया जाता है। अदर फाइनेंस टू एमएसएमई, लोन टू बैंक एंड एमएफआई फॉर ऑन लेंडिंग टू एमएसएमई सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर के शॉर्टफॉल का अमाउंट जो सिडबी में जमा रखा गया है वो सभी ऋण भी अगले साल प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा होगा। टारगेट अंडर एक्सपोर्ट क्रेडिट, इसे 3 भाग में अलग अलग बांटा गया है। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए पिछले साल के एक्सपोर्ट क्रेडिट लोन जिसका सैंक्शन लिमिट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ है, उसका 2% ऑफ एनबीसी इंक्रीमेंटल ग्रोथ हर साल करना है। यह 1 अप्रैल 2015 से इफेक्टिव है। फॉरेन बैंक 20 और मोर ब्रांचेज इन इंडिया को भी पिछले साल के एक्सपोर्ट क्रेडिट का 2% ऑफ एनबीसी तक इंक्रीमेंटल ग्रोथ करना है। इसमें सैंक्शन लिमिट और टर्नओवर का कैप नहीं दिया गया है। फॉरेन बैंक लेस देन 20 ब्रांचेज के केस में सभी एक्सपोर्ट क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा होगा। वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को कम से कम 10% ऑफ एनबीसी लेंडिंग अनिवार्य है। आरआरबी के केस में मिनिमम 15% वीकर सेक्शन को फाइनेंस करना है। निम्नलिखित को दिए गए ऋण वीकर सेक्शन के अंतर्गत आता है। लोन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, बेनिफिशियरी ऑफ एनआरएलएम, एनयूएलएम, एसआरएमएस, एसएचजी एंड डीआरआई स्कीम। आर्टिसन, विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को 1 लाख तक के दिए गए ऋण। एससी और एसटी कैटेगरी के इंडिविजुअल को दिए गए ऋण। दिव्यांग को दिए गए सभी ऋण। किसी इंडिविजुअल वुमेन को 1 लाख रुपया तक के दिए गए ऋण। डिस्ट्रेस फार्मर को दिए गए सभी ऋण, परंतु डिस्ट्रेस पर्सन के केस में यह 1 लाख रुपया तक का दिए गए ऋण ही वीकर सेक्शन का पार्ट होगा। पीएमजेडीआई खाते में जो भी ओडी फैसिलिटी दिया गया है, जिनका गांव में 1 लाख से ज्यादा और दूसरे जगह में 1.6 लाख से ज्यादा इनकम ना हो, वैसे खाते को वीकर सेक्शन का पार्ट माना गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को नोटिफाई करती है तो उसे भी दिए गए ऋण वीकर सेक्शन का पार्ट होगा। एजुकेशन लोन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी इंडिविजुअल को दिए गए 10 लाख तक के एजुकेशन लोन इरेस्पेक्टिव ऑफ सैंक्शन लिमिट प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। इसके अंतर्गत वोकेशनल कोर्स भी आता है। 5 करोड़ पर बोरोवर के लोन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर,
सैनिटेशन के लिए टियर 2 से टियर 6 कैटेगरी के सेंटर को पर दिया जाने वाला ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहलाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, किसी फर्म या कॉर्पोरेट को सोलर बेस्ड पावर जनरेशन, विंड मिल, माइक्रो हाइडल प्लांट इत्यादि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यदि पब्लिक यूटिलिटी के लिए 15 करोड़ तक के दिए गए सभी ऋण प्रायोरिटी सेक्टर कहलाएगा। उपरोक्त ऋण किसी व्यक्ति के हाउसहोल्ड के लिए 10 लाख पर बोरोवर भी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत प्रायोरिटी सेक्टर कहलाएगा। हाउसिंग लोन, जुलाई 2018 में रिजर्व बैंक ने हाउसिंग लोन में कुछ बदलाव किया है। परचेज एवं कंस्ट्रक्शन के लिए मेट्रो, यहाँ मेट्रो उसे कहा गया है जिसका पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। मेट्रो में 35 लाख तक के होम लोन जहां घर का कुल लागत 45 लाख तक हो, और अदर देन मेट्रो में 25 लाख तक के होम लोन जहां कुल लागत 30 लाख से ज्यादा न हो, प्रायोरिटी सेक्टर कहलाएगा। रिपेयर और इनोवेशन के केस में मेट्रो में अधिकतम 5 लाख और अदर सेंटर पर 20 लाख तक के ऋण प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगराइज होगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को स्लम क्लियरेंस के लिए लोन दिया जाता है तो 10 लाख पर बोरोवर की सीमा का निर्धारण किया गया है। असिस्टेंस गिवन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट और स्लम क्लियरेंस के केस में हर एक मकान का कीमत 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। EWS एवं लो इनकम ग्रुप को दिए गए हाउसिंग लोन में मकान की कीमत 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इनकम 3 लाख पर साल और LIG के केस में 6 लाख पर साल तक इनकम होना चाहिए। अदर्स के केस में क्या है? किसी इंडिविजुअल या SHG को 50,000 तक का लोन जिसका एनुअल इनकम गांव में 1 लाख सालाना और शहर में 1.6 लाख सालाना से अधिक न हो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहलाएगा। लोन सैंक्शन टू स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर SC/ST फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ परचेज एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स। उसी तरह डिस्ट्रेस पर्सन को भी अगर 1 लाख रुपया तक का ऋण दिया जाता है तो भी वो प्रायोरिटी सेक्टर कहलाएगा। और PMJDY के अंतर्गत दिए गए OD भी प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। अब प्रश्न उठता है कि कोई बैंक अगर प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट अचीव नहीं करता है तो क्या होगा? नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट। नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, अगर कोई कमर्शियल बैंक प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट अचीव नहीं करता है तो उसे अपने शॉर्टफॉल को RIDF या RBI के निर्देशानुसार NABARD, NHB, CDB में जमा करना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट नहीं प्राप्त करने वाले बैंक बहुत से रेगुलेटरी क्लियरेंस वेरियस पर्पसेस हेतु लेना पड़ता है। धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? उम्मीद करते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप विस्तार से समझ गए होंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन लिख सकते हैं। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे कि चैनल से संबंधित अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।